नमस्कार। लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति सांसद से संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और सांसद से संवाद की इस कड़ी में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद शंकर लालवानी। बहुत बहुत स्वागत शंकर जी आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। सांसद से संवाद में हम दर्शकों को इसके जरिए बताना चाहेंगे आपका राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ और बतौर सांसद आपकी कौन कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आपने सोच कर रखी है। चर्चा की शुरुआत करूंगा। छात्र राजनीति से आपकी राजनीति की शुरुआत तो हुई है, लेकिन एक छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर आज देश की संसद तक पहुंचा है। कैसे आप बयां करेंगे अपने अब तक के राजनीति के सफर को? देखिए, छात्र राजनीति में छात्रों को लेके जो समस्याएं रहती थी और ख़ास करके जब स्कूल में हम रहते थे, स्कूल में जो प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे लगता है वहीं से ये विचार आया कि हमको समाज में अगर कुछ करना है तो अपने लिए तो सब करते हैं जी, कभी दूसरों के लिए भी करके देखें। तो मुझे लगता है वहीं से इसकी शुरुआत हुई और एक सोशल इन्वायरमेंट जो छात्र राजनीति में हुआ, फिर स्कूल में विभिन्न पदों पर रहे शिक्षक, कॉलेज में भी विभिन्न पदों पर रहे, यहाँ तक कि सीआर रहे, यूआर भी रहे। तो छात्र राजनीति भी करते रहे। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा मुंबई में हुई इंजीनियरिंग की। तो शुरू से ही मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज से ही छात्र राजनीति से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज देश के संसद तक आ गई। शंकर जी, समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि राजनीति में रुचि का एक प्रभाव पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी पड़ता है, तो क्या समझा जाए? पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही, बचपन से ही ऐसा माहौल परिवार में भी रहा कि राजनीति की ओर अग्रसर होना है। आपका सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझना चाहूंगा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का कितना बड़ा योगदान आपको सक्रिय राजनीति के में लाने को लेकर के रहा? नहीं, बहुत बड़ा योगदान रहा। और जब विभाजन के पूर्व, जब हम अखंड भारत जब था, तब सिंध में जब मेरा जन्म तो इंदौर में हुआ है जी, लेकिन मेरे फादर और ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, उनका सिंध प्रांत जो अखंड भारत था उसमें जो कार्य क्षेत्र था वो वहाँ के मुखिया थे। और निश्चित तौर पर मुखिया होने के नाते जिस प्रकार गांव में पंच सरपंच रहते हैं, इसी प्रकार वो वहाँ के मुखिया थे। उनका नाम ही मुखी जी था और उसी नाम से वो प्रसिद्ध थे और उन्होंने वहीं से सामाजिक क्षेत्रों में काम करना शुरू करा था। अब जब विभाजन के बाद जब हम यहाँ आए, पिताजी और बड़े, तब उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में, चूँकि पहले संघर्ष था पेट का और फिर पर उन्होंने उस समय साथ साथ समाज का काम करना भी शुरू किया था। और यही नहीं, और उस समय चूँकि संघ पृष्ठभूमि थी, संघ में शाखा में जाते थे और शाखाओं में आना जाना हुआ करता था, तो वो शाखा के माध्यम से भी समाज को जोड़ने का काम उन्होंने, उस समय वो जनसंघ भी हुआ करता था और जनसंघ में उन्होंने चुनाव भी लड़े। उस समय के चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, तो ये होता था कि जमानत जब्त नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस समय चुनाव भी लड़े। तो शुरुआती दौर से ही परिवार में जो राजनीति और समाज का प्रभाव था वो मुझे भी पड़ा। एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ विचारधारा का भी बहुत महत्व होता है राजनीति में। कैसे आप देखेंगे, भाजपा से आप जुड़े रहे, विभिन्न संगठनात्मक पदों पर भी आप रहे, आप इंदौर नगर निगम के सभापति भी आप रहे हैं, तो अलग अलग पदों पर रहते हुए, लेकिन उससे भी पहले जब राजनीति के चुनाव की हम बात करते हैं तो जो विचारधारा की बात आती है, उस विचारधारा को कैसे आपको ज़्यादा प्रभावित किया? फिर चाहे राष्ट्रीयता की विचारधारा की बात मैं कहूँ या फिर भाजपा की विचारधारा। देखिए, मूलतः जब मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है और मूल बात ये थी कि इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं जी। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और वो एक लक्ष्य, ध्येय लक्ष्य बना के चला कि इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए हम अपना क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। और उसी को ध्यान में रखते हुए संघ के बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी रही जो पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति, इस सिद्धांत को लेके आगे बढ़ती है। तो निश्चित तौर पे देश को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो ऐसी पार्टी में काम करने का मौका मिला जिसका ध्येय वाकई ये कि राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाना। तो मुझे लगता है कि इसी से राजनीति की शुरुआत हुई और उसमें काम करते करते, संगठन का काम करते करते एक छोटे से वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम शुरू किया, फिर
विधानसभा, उस समय मंडल अध्यक्ष विधानसभा हुआ करते थे, उस मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी इंदौर के रूप में अध्यक्ष के रूप में काम करने, नगर अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। यही नहीं, नगर निगम में एक बार पार्षद बने, तब हम विपक्ष में थे, तो लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, लोगों की, जनता की बात उठाने के लिए करते थे। और उसके बाद फिर दूसरी बार बने तो पीडब्ल्यूडी कमेटी के चेयरमैन बने। और मुझे ध्यान है उस समय शहर में बहुत सारे विकास कार्य हुए थे, और मुझे उस समय ध्यान है कि हमने ऐसे 2-3 विकास कार्य करे थे कि जिसमें माने हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनको उस कार्यक्रम में हमने निमंत्रण भी किया था। मुझे ध्यान है कि महाराणा प्रताप प्रतिमा, जिसको भवना काम कहते थे, उसका उद्यान और महाराणा प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमने उनसे निवेदन किया था, और वो आए थे और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। तो वहीं से शहर के विकास की बहुत सारी बातें शुरू हुई, और उसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण के एक बार अध्यक्ष बने, 2 बार अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार किसी न किसी दायित्व पे रहते हुए शहर और समाज की सेवा करने का मौका मिला। सत्ता और संगठन दोनों ही पदों का आपने निर्वहन किया है, और बहुत लंबा सफर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वार्ड अध्यक्ष से लगाकर नगर अध्यक्ष, फिर इंदौर शहर के नगर अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण के रूप में भी आपने बेहतर कार्य संभाला है। शंकर जी, समझना चाहूँगा, इंदौर एक ऐसा शहर है, आपके पहले भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर शहर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन जी, उनको गौरव था और इंदौर संसदीय क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करती थी, और उसके बाद में अब उनके, हम ये कहें कि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आप इंदौर की बागडोर को संभाल रहे हैं। इंदौर को विकास के पथ पर आगे ले जाना को लेकर के क्या कुछ लक्ष्य आपका है? इंदौर को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय ताई जी, हमारे यहाँ सुमित्रा महाजन जी 8 बार की सांसद रही हैं, और उन्होंने उनके संसदीय कार्यकाल में शहर में इतने विकास कार्य किए हैं कि इंदौर ने बहुत सारी नई ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। और यही नहीं, स्वच्छता में हम लगातार, माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया था तब इंदौर स्वच्छता में लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार पूरे देश में नंबर 1 पर आया। तो ये जनता और वहाँ का नेतृत्व सबने मिलकर जब ये ठाना है कि हमको कुछ करना है, और इंदौर में ये एक परंपरा रही है कि इंदौर की जनता और वहाँ नेतृत्व अगर ठान लेता है कि हमको कुछ करना है तो वो करके दिखाता है। तो वो स्वच्छता के मामले में इंदौर ने करके दिखाया। तो आदरणीय ताई जी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम हुए, शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज शहर उन चुनिंदा शहरों में जो देश में गिने जाते हैं, और उन्हीं को जो बचे हुए विरासत मिली है आदरणीय ताई जी की, जो काम विकास के चल रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य है कि जो काम विकास के चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं, और एक नए और क्या काम हो सकते हैं उनको आगे ले जाएं। मुझे लगता है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-3 विषय इस बार हमारे सामने रखे हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग का हो, जल शक्ति मंत्रालय इस बार उन्होंने बनाया है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जिसमें इंदौर अब काम तेज़ी से करेगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इस और काम तेज़ी से शुरू करा है। वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्जिंग, पर्यावरण, इन क्षेत्र में हमने काम शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंदौर इसमें भी आगे रहेगा। निश्चित रूप से यहाँ दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि शंकर ललवानी मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर का, इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 बार पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। शंकर जी, ये बहुत बड़ा गौरव है इंदौर के लिए, और इंदौर का संसदीय क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझना चाहूँगा कि जन भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है इस तरीके के अभियान को आंदोलन का रूप देने में? देखिए, जन भागीदारी के रूप में इंदौर हमेशा अग्रणी रहा है। मुझे ध्यान है, हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो पानी की समस्या जब इंदौर में हुआ करती थी तो नर्मदा लाओ अभियान चला था, और उस अभियान गैर राजनीतिक अभियान था उस समय, और उसमें सामाजिक संगठनों ने इस अभियान को चला था, और उसमें राजनीति के लोग भी बाद में जुड़े थे कि क्योंकि इंदौर की आवश्यकता थी। तो जन भागीदारी की शुरुआत मुझे लगता है इंदौर में वर्षों पहले से शुरू हो गई। हमारे पूर्व जब मेयर हुआ करते थे आदरणीय राजेंद्र धारकर जी, श्री वल्लभ शर्मा जी, नारायण राव धर्म जी, उस समय जन भागीदारी से सड़कें कैसे बनाई जाए, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति हमारी नगर निगम की अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो किस प्रकार से कि जन भागीदारी से सड़कें बनाई जाए ताकि सड़कें ज़्यादा बने और जनता का इन्वॉल्वमेंट रहे। जब
जनता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें देती है सड़क बनाने में, तो वो खुद खड़े रह के देखती कि कैसी बन रही सड़क। तो ये शुरुआत इंदौर में पहले से ही हो चुकी थी। और इंदौर का आज भी ये टेस्ट है कि जब हम कुछ अभियान को, अच्छे अभियान को ले जाते हैं, और जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब स्वच्छता का आह्वान किया था, उस समय कुछ लोगों को लगा होगा कि ये किस प्रकार का आह्वान है, लेकिन इंदौर के लोगों ने हाथों हाथ लिया और उन्होंने इस अभियान को हाथों हाथ लेके ये दिखा दिया कि इंदौर शासकीय मशीनरी के साथ साथ जुड़कर जनता ने एक जन भागीदारी के रूप में जुड़कर इंदौर स्वच्छता में 1 बार 2 बार लगातार तीसरी बार भी, और हम चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चौथी बार की तैयारी। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए पता चला था कि इंदौर में स्वच्छता के इस स्तर के बाद में जो कि गंदगी से होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों में बहुत स्तर तक कमी आई थी। और जो अपना दवा बाजार इंदौर शहर का है, वहां पर दवाओं की बिक्री में भी कमी आई थी। तो एक बेहतर उदाहरण इंदौर शहर पूरे भारत के लिए प्रस्तुत करता है। इस प्रयास को आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, हम जो आप बता रहे सही है कि स्वच्छता के कारण बीमारी में कमी आई। वहाँ के जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है उसमें उन्होंने बताया कि ये निश्चित तौर पे इंदौर में बीमारियाँ कम हो रही है। और इसके कारण मुझे लगता है कि आसपास की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हमारी, जो किसी समय 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हुआ करती थी, अब प्रतिदिन 2-2.5 लाख लोग वहाँ आते हैं। एक इंदौर एजुकेशन का हब बन रहा है। इंदौर व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की है ही सही, कल्चर राजनीति है ही सही, राजधानी है ही सही। तो मुझे लगता है कि इंदौर एक देश में तेज़ी से बढ़ता हुआ ऐसा शहर है जो आने वाले दिनों में टॉप 10 नहीं, मतलब टॉप 3 शहरों में आने वाला है। बिल्कुल, तो ये कोशिश है और ये प्रयास है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कि इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशेष पहचान दिलाई जाए। सांसद से संवाद के इस कड़ी में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि इंदौर के विकास को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां इंदौर के सांसद के सामने है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांसद से संवाद, और सांसद से संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी। शंकर जी, समझना चाहेंगे आपसे, अमूमन क्या होता है कि जब केंद्र में जो सरकार होती है, यदि वही सरकार राज्य में भी होती है तो विकास तेजी से किया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में किसी तरह की कोई परेशानी, या फिर विकास के नाम पर केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य बेहतर है? देखिए, ये बात सही है कि जब एक ही पार्टी की सरकारें होती है तो काम बहुत तेज़ी से होता है जी, और जब अलग अलग पार्टी की सरकारें होती है तो काम में दिक्कत आती है। तो मुझे ध्यान है कि पिछली बार जब हमारी बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और यहाँ पर केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, तो बहुत सारे तेज़ी से काम हुए भी हैं। लेकिन वर्तमान में जिस परिस्थितियाँ बदली हैं, तो मुझे लगता है चुनौतियाँ भी हैं कि जो एक हारमोनी थी और जो एक स्मूथनेस थी काम करने में, उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि काम करने में दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है पार्टी के अपने एजेंडा रहते हैं, उनके अपने एजेंडा है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से शहर में, प्रदेश में काम हो। और हम जो केंद्र में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसमें हमको कदम मिला के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, और उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि विकास के मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास के मामले में मुझे लगता है कि हमको चाहे प्रदेश हो, शहर हो, देश हो, उसको आगे ले जाना चाहिए। तो एक साथ में मिल के आगे चलना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि जो स्थानीय सरकार है प्रदेश की, वो केंद्र की जो एजेंडा है, उस एजेंडा पे जो विकास के काम के एजेंडा है उसमें काम तेज़ी से करे, ताकि शहर और प्रदेश भी आगे बढ़े। शंकर जी, इंदौर की जनता ने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आप प्रचंड बहुमत से आप जीत करके लोकसभा में आप आए हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मत जो मिले हैं वो इंदौर में, उसका गौरव माननीय मोदी जी को मिले हैं। बिल्कुल, और आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंदौर की शहर की जनता के इस प्यार के बदले इंदौर को क्या कुछ देना आप चाहेंगे? क्या कुछ आपका विजन है आने वाले 5 सालों में, अगले 5 सालों में इंदौर शहर के विकास के लिए? देखिए, इंदौर जैसे मैंने बताया बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है और एजुकेशन का हब है। तो एजुकेशन के लिए हम छात्राओं के लिए क्या
वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं ताकि जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ एजुकेशन का अच्छा माहौल रहे और उनके रहने की, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे IIM हैं, IIT है, बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं सब तैयारी के लिए। तो मुझे लगता है कि उनके रहने की और उनके बाकी व्यवस्थाओं की किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था हो सकती है ताकि जो पेरेंट है, इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि हारमोनी बहुत वहाँ की अच्छी है, कोई राइट्स नहीं होते हैं और किसी प्रकार की वहाँ ऐसी बात नहीं होती कि बच्चों को किसी पेरेंट को वहाँ रखने में छोड़ने में तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि वो वातावरण एक अच्छा क्रिएट करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वहाँ मौका मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। IT के क्षेत्र में हमने शिवराज सिंह चौहान जी के समय जो बहुत सारे काम किए थे, मुझे लगता है TCS, इन्फोसिस और बाकी IT की बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंदौर में आई हैं और एक IT का भी हब इंदौर आने वाले समय में बनना चाहिए क्योंकि ये देश का एक सेंट्रल क्षेत्र है और वहाँ कनेक्टिविटी सब है, रोड की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है और हर प्रकार की ट्रेन की कनेक्टिविटी है, तो हर प्रकार की कनेक्टिविटी है और वहाँ का जो जलवायु है बहुत अच्छी है। हाल ही में इंदौर शहर को अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल भी कुछ दिनों घोषित किया पहले, गया। हाँ बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि सब सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जो वातावरण होना चाहिए, चाहे एजुकेशन का हो, IT का हो, व्यापार का हो, व्यवसाय का, वो होगा। लेकिन एक बात है जो हमें अभी करना है, जो इंदौर की आवश्यकता भी है, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा था आपको, क्योंकि इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और विकास के पथ पर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी की जो वर्तमान समस्या यातायात की समस्या और हम देख रहे हैं उसको लेकर के आप संसद में भी इससे जुड़े हुए समस्याएं उठाते रहते हैं, क्या हल है आपकी नज़र में? देखिए, उसमें हमको दो बातों में जाना पड़ेगा। एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में तो हम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके, नगर निगम, जिला प्रशासन के साथ मिलके, चूँकि एक कमेटी है, ट्रैफिक कमेटी, उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ, तो हम शॉर्ट टर्म में किस प्रकार छोटे छोटे काम करके तत्कालिक जो समस्या आती है ट्रैफिक की, उसको हल की जा सकती है। और एक हमको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद इंदौर कैसा हो ट्रैफिक के मामले में, तो उसमें क्या क्या आवश्यकता है। उसमें हमने कुछ काम शुरू किए भी। जब मैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था तब हमने एलिवेटेड ब्रिजेस जो हमारे केंद्र सरकार ने जिसकी सिक्योरिटी दी है हाल ही में, और फ्लाईओवर, तो इस प्रकार के जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, आउटर रिंग रोड हो, मास्टर जो MR सड़कें, मेजर रोड की सड़कें मास्टर प्लान की वो हों, तो इस प्रकार के 2 प्रकार के प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर हम जाएंगे तो तत्कालिक तो कुछ समस्या हम अभी हल कर सकते हैं, लेकिन आने वाली 20-25 साल या आने वाली पीढ़ी को ट्रैफिक की समस्या नहीं सहन करनी पड़े, उसके लिए हम बिल्कुल प्लान बना रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट जनता के साथ बैठ के तय करके उसको आगे बढ़ेंगे। शंकर जी, एक सवाल मेरा और आपसे, आप इंदौर नगर निगम के सभापति रहे और जब उस स्तर से शुरुआत करके अब आप देश की सर्वोच्च संस्था, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे भारतीय संसद कहते हैं, वहाँ पर आप पहुँचे हैं, कितना कुछ व्यापक अंतर तो है ही, लेकिन संसदीय कार्यवाही को समझना और उसके बाद में उसको समझने के साथ साथ कैसे वो देश के विकास में आपकी जो भागीदारी है उसको भी सुनिश्चित करें, उस प्रयास को भी मैं जानना चाहूँगा कि ये अनुभव और ये जो बदलाव, ये कैसा बदलाव आपके लिए? देखिए, नगर निगम में सब अध्यक्ष रहे नगर निगम इंदौर के, और वहाँ का एक अपना एक सीमित दायरा रहता है और उस सीमित दायरा में शहर के विकास के लिए क्या हो सकता है हम सब मिलकर बैठ के करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ एक शहर नहीं, पूरा देश है हमारे सामने और किस प्रकार देश आगे बढ़े, किस प्रकार देश में विकास के काम हो, इन बातों पर जब हम सोचते हैं तो बहुत ऊपर उठ के सोचते हैं, शहर से ऊपर उठ के सोचते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक इतनी बड़ी देश का राजनीति का मंदिर है जिसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आश्चर्य भी है और एक सीखने का एक स्थान भी है कि किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं और देश को किससे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारी शुरुआत है। मुझे लगता है इसमें यहाँ हमेशा सीखते ही रहना पड़ेगा और सीखते सीखते ही हम आगे बढ़ेंगे। शंकर जी, सिंधी समाज से आप आते हैं और सिंधी समाज के सर्वोच्च उत्थान
उत्थान को लेकर के भी आपके कई सारे प्रयास रहे, फिर चाहे हम सिंध के इतिहास को, वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी को बताने की बात हो, नागरिकता का हो, बिल्कुल सिंधियों की नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, या फिर सांस्कृतिक जो विरासत रही है उसको आगे बढ़ाने की बात हो, सामाजिक सक्रियता आपकी राजनीति से भी पहले रही है। मैं समझना चाहूंगा आपके उन सभी प्रयासों के पीछे का उद्देश्य, और अब जब आप बतौर सांसद आप देश की संसद तक पहुंचे हैं तो इसे आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, राजनीति के साथ साथ मेरी विशेष रुचि रहती है कला, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में जी। जहाँ तक कला संस्कृति की बात है, लगभग 22-23 सालों से एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें कला और संस्कृति को खास करके वो विलुप्त कलाएं, जो लोक कलाएं रहती हैं, जो धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त होते जा रही हैं, उन लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन, इसको लेके हम लगातार काम कर रहे हैं। और हर माह एक हम कार्यक्रम करते हैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में, और इस प्रकार साल भर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम हम बड़े भी करते हैं साल में, चाहे वो मालवा उत्सव जिसमें 20 राज्यों के लोक कलाकार हर वर्ष 20 वर्षों से लगातार प्रस्तुति देते आ रहे हों, हड़तालिका तीज जिसमें कि महिलाएं राजवाड़े पे रात भर भजन करती रहती हैं, सुगम संगीत के कार्यक्रम, से अलग अलग कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो मूल उद्देश्य जो हमारी कला और संस्कृति, लोक कलाएँ खास करके जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। एक और दूसरा, छोटे छोटे हमारे यहाँ जिस प्रकार से बाहर से समाज आए, चाहे नेपाली समाज वहाँ आया हो, बंगाली समाज आया हो, गोस्वामी समाज आया हो, केरला समाज आया हो, साउथ इंडियन, तो ये ऐसे वो समाज है जो कि कश्मीरी पंडित आए हों, ये वो समाज है जो बाहर से क्योंकि मूलतः मेरा जन्म इंदौर का रहा है, लेकिन हमारे पूर्वज भी बाहर से आए थे, तो मुझे वो पीड़ा मालूम है कि जब कोई किसी शहर या देश छोड़ के आता है, वहाँ रहता है, तो किस प्रकार से उनको मदद करना चाहिए। तो मेरा मूल ये है कि जो छोटे छोटे समाज है उनके बीच में काम करना और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करना। इसके अलावा जो मूलतः जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू जो वहाँ से विस्थापित हो रहे आ रहे हैं, जो धर्म के कारण प्रताड़ित होकर यहाँ जब आ रहे हैं, तो लगभग 22-23 सालों से मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ, उनकी नागरिकता दिलाने के लिए और उनको मदद करने के लिए, क्योंकि जब वहाँ वो सब कुछ छोड़ के आते हैं तो यहाँ उनका कोई नहीं रहता है। तो लगातार हम उनके लिए प्रयास करते हैं, और हमारी जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून में संशोधन किए कि जो उनको उस समय परेशानी आ रही थी, चाहे वहाँ से जो पाकिस्तान से जो हिंदू नागरिक आ रहे हैं उनकी स्कूल की परीक्षा हो, उनके ड्राइविंग लाइसेंस की हो, या उनके बच्चों के हायर एजुकेशन की हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। अब वो जो वहाँ से लोग आ रहे हैं तो वो अब नागरिकता मिलने में भी सरलता है और वो अपना व्यापार व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मोदी सरकार की उपलब्धि रही है। तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में भी हम लगातार काम करें, समाज और कला और संस्कृति हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास करते हैं। शंकर जी, मोदी सरकार का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं समझना चाहूँगा आपसे, जो सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक हम भारत के हर नागरिकों को अपने घर की पक्की छत दे सकें, हर नागरिक के घर में नल हो और उस नल में जल भी हो, और उसके बाद में कैसे जीवन का जो स्तर है वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन के स्तर को सुधार सके, जो कि जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। इस प्रयास को आप कैसे देखेंगे, इसके पीछे की मंशा को आप कैसे देखेंगे? क्या वाकई में इन तमाम सारी योजनाओं के जरिए नए भारत की तस्वीर हम देख पाएंगे? बिल्कुल, जैसे हमने ये, चूँकि मेरा पहला संसदीय वो रहा, बजट रहा, तो मैंने बजट में जब देखा तो बिल्कुल ही माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बजट पेश किया, गांव, गरीब, किसान, यानी उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ शहर की चिंता नहीं की थी, शहर तो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मूल चीज़ ये पकड़ी कि गांव का विकास होना चाहिए, गरीब का उत्थान होना चाहिए, किसान का उत्थान होना चाहिए, इनको हम आगे ले जाएंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने उस पर बहुत चिंता की है। और हमारे युवाओं को ग्रामीण परिवेश में रह के, उनको जरूर नहीं वो शहर में आए, ग्रामीण में रह के ही किस प्रकार की अच्छी शिक्षा हो। 100 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर गांव में स्कूल के साथ साथ आवास व्यवस्था भी गांव में, स्कूल हॉस्टल भी गांव में बने बच्चों के, ताकि वो वहीं पढ़ें। नए IIT, खेल कूद में खेलो इंडिया खेलो। अभी तक तो ये होता था कि जो बड़े शहर में जो बच्चे रहते थे वही खेल में आगे बढ़ते थे। उन्होंने गांव में खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से जो गांव का हमारा युवा है किस प्रकार से खेल में आगे जा सकता है, उसको आगे, हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटियों को आगे कैसे बढ़ाना, तो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए व्यापार मंडल, तो हर क्षेत्र में इस बजट में काम हुआ है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस प्रकार भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एक सशक्त भारत के लिए, एक स्वाभिमानी भारत के लिए, एक नए भारत के निर्माण की नींव माननीय मोदी जी रखने जा रहे हैं। शंकर जी, बहुत संक्षेप में अब जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। समझना चाहूँगा कि राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते परिवार को समय दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी परिवार का सहयोग आपको लेकर के कैसा, और ख़ास तौर से आपकी पत्नी के बारे में, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर सफल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है और हर सफल पत्नी के पीछे उसके पति का हाथ होता है। तो कितना बड़ा योगदान, क्योंकि कई बार राजनीतिक सवाल जवाब आपसे बहुत होते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, कितना बड़ा योगदान आपके साथी का आपके अब तक के सफर में? देखिए, उनका बहुत योगदान रहा है, और जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो निश्चित तौर पे जो समय परिवार को देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, और अभी भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब उनको ये ध्यान में आया कि ये परिवार छोटा नहीं है, अब परिवार बढ़ गया है, और ये सब बड़े हुए परिवार में पूरा शहर ही अब एक परिवार है, और एक भारतीय जनता पार्टी भी हमारा एक परिवार है, तो निश्चित तौर पे वो एक ब्रॉड माइंडेड रूप में उन्होंने सोचा, और आज भी वो उतना ही सहयोग करती हैं जितना वो पहले करती थी। ये बात दूसरी है कि मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये बात भी उनको पूरा विश्वास है कि अब भारतीय जनता पार्टी और अब इंदौर एक परिवार है बड़ा, तो उस परिवार को भी देखना है, तो इसलिए उतना समय हम इंदौर शहर और भारतीय जनता पार्टी को भी देते हैं। शंकर जी, आज आपके साक्षात्कार को इंदौर शहर की जनता के साथ साथ पूरा भारत देख रहा है। मैं चाहूँगा आपसे कि इंदौर शहर की जनता के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में? देखिए, इंदौर की जनता ने जिस का प्यार और आशीर्वाद मुझे और माननीय मोदी जी को दिया है, निश्चित तौर पे उनकी अपेक्षाएं भी है, और हम इस अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इंदौर को तेज़ी से आगे ले जाएंगे, पर मैं इंदौर की जनता से ये भी निवेदन करूंगा कि साथ में मिलकर कदम से कदम बढ़ाएं, इस शहर को आगे बढ़ाएं और इस देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें। तो ये थे इंदौर शहर से माननीय सांसद शंकर लालवानी, जिनका मकसद है कि इंदौर शहर को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाना है। और इनका ये भी कहना है कि जो प्यार इंदौर शहर की जनता ने इन्हें दिया है उस पर वो पूरी तरीके से खरा उतरेंगे, और इंदौर के विकास के लिए जो कुछ संभव होगा वो प्रयास ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, लोकसभा टीवी के लिए समय निकालने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपको, आपके नेतृत्व में इंदौर शहर का विकास हो, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। तो सांसद से संवाद की इस कड़ी में हमने बात की मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी से। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपके साथ मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे सांसद के साथ, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।